हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये आपका DLED प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का है। 2022 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये प्रश्न पत्र करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और आपको इस प्रश्न पत्र करने से 50 नंबर मिलेंगे। जैसे कि पूर्णांक यहाँ पे दे रखा है 50 नंबर का। कुछ निर्देश दिए रहते हैं, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, दूसरा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और तीसरा आपको देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं तो इसमें 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें से एक ही विकल्प सही होगा और भी उस विकल्प को छाट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा। जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसका आंसर आप 30 शब्दों में देंगे, जबकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको 50 शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है वस्तुनिष्ठ टाइप। प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0 से 8 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा है 25 से 35 वर्ष और चौथा है 35 से ऊपर। बाल विकास की बात कर रहा है तो आपको बताना है इसमें 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसको सही लगा देना है। सेकंड प्रश्न है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पूछ रहा है कि जो बुद्धि का विकास होता है उस किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है सभी अवस्थाओं में। तो जो भी राइट आंसर हो जाएगा उसको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 205, तीसरा है 270 और चौथा है 350। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि और चौथा है स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की सही परिभाषा है। पहला ऑप्शन है आदेशों का पालन करना, दूसरा ऑप्शन है रटना, तीसरा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और चौथा है दूसरों के साथ काम करना। ये रटना जो शब्द होता है कभी भी आपको बाल विकास में नहीं लगाना होता है। बच्चे को उनको रटना नहीं सिखाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है और आप 3 ऑप्शन में से देख सकते हैं जो भी आंसर सही होगा। हम सिर्फ इसमें प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न देखे गए, इसको हम सॉल्व भी नहीं करा रहे हैं। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? कोहलर ने। दूसरा ऑप्शन दे रखा है योकम ने और तीसरा है थॉर्नडाइक ने, चौथा है हल ने। इसमें से जो भी आंसर सही होगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, धार्मिक विकास का या चारित्रिक विकास का। तो नैतिक की बात होता है, सही और गलत की बात कहाँ पे होती है वो आपको ध्यान में रखना है। नैतिक का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क करना या सही गलत के बारे में जानना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। कौन सा प्रकार है मनोवैज्ञानिक? पहला है बहिर्मुखी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सैद्धांतिक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भक्तिहीन, चौथा है राजनीतिक। इसमें से जो भी राइट आंसर हो जाएगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी और चौथा है सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंतन के साधन में एक है। पहला ऑप्शन है संकेत, दूसरा है रटना, तीसरा है गुणों का विश्लेषण और चौथा है सामान्यीकरण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो रटना शब्द होता है वो कभी भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो रटना आपको कभी नहीं है। चिंतन की बात करता है, हम चिंतन के साधन क्या होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। अगला प्रश्न है कि बालक के अभिप्रेरणा
बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि उसको मोटिवेट करने के लिए प्रमुख स्रोत क्या माना जा सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है उद्दीपक होता है, दूसरा है रुचि होता है, तीसरा है आवश्यकता होती है, या उपरोक्त सभी। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर लगेगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है स्काउट का, दूसरा है जैक्सन का, तीसरा ऑप्शन है रायबर्न का और चौथा है रॉस का। तो जो भी राइट आंसर है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह कैसा होता है, संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, या जिज्ञासु होता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर हो जाएगा आप उसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है ध्यान और चौथा है प्रेम। आप मैकडूगल का 14 प्रकार जो उन्होंने संवेग बताए थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से आपका आंसर आसानी से छाट पाएंगे। अगला प्रश्न है फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। पहला ऑप्शन दे रखा है उच्च अधिगम, दूसरा है उद्दोलन, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है उपलब्धि प्रेरक। तो जो भी राइट आंसर हो जाएगा उसको लिख डाउन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। जो शिक्षक होता है उसको बाल विकास के ज्ञान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके 2 प्रमुख कारण आप जान लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती है, उसके बारे में आपको 2 विशेषताएं कम से कम लिखनी है। यानी शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। ठीक है, वही कह रहे हैं ना, शैशवावस्था से लेकर के बच्चा जन्म जब लेता है कम से कम उसकी 18 से 20 साल के बीच में ज़रूर आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है इससे पेपर के लिए। शैशवावस्था जो होती है, या जो जीन पियाजे की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक और अनौपचारिक जो भी है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उम्र कितनी से कितनी है, और जो हमारा बाल्य अवस्था होता है, उत्तर बाल अवस्था होता है, पूर्व बाल्य अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि समायोजन क्या है। ये भी जीन पियाजे के अनुसार है, समायोजन की बात किया गया है। ठीक है, इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई थी, उसके बारे में अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, स्कीमा क्या होती है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है कि तर्क का क्या तात्पर्य है। तर्क की बात करता है तो तर्क, आप जैसे किसी चीज़ का तर्क करते हैं तो मैथ में ज़्यादातर तर्क होता है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है तर्क का क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। प्रश्न नंबर 21 है कि सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो आपको वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वाइगोस्की के बारे में पढ़िएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में वाइगोस्की साहब ने बताए थे। तो जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में डिटेल में अगर पढ़ लेंगे तो सब प्रश्न जो हैं ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की कोई एक विशेषताएं लिखिए। आपने पढ़ा है व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा जो छोटा होता है उसकी आवाज़ सुरीली होती है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें भारीपन आने लगता है। तो कौन सी अवस्था होती है इसमें उसकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम क्या होती है, अधिगम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। अधिगम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अधिगम को वही छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अधिगम की परिभाषा के सहित 1-2 वैज्ञानिकों के नाम मतलब की परिभाषाएं भी याद कर लेना अधिगम के बारे में। अगला प्रश्न है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना किस में होता है, जब हम कहानियाँ सुनते हैं कहानियों में हम कल्पना करते हैं, तो वही चीज़ के पूछ रहा है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं, कल्पना के बारे में आपको बताना है। रुचि के भेद बताइए। रुचि अलग अलग प्रकार की रुचियाँ लोगों को होती है, तो इस प्रकार से रुचि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण की बात की गई है, तो बुद्धि परीक्षण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुद्धि आपके चैप्टर में है तो बुद्धि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो बुद्धि के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जो सूत्र है MA/MCA जो है, जिसको हम बोलते हैं मंथली
आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न का कभी कभी इस पर पूछ लिया जाता है, नहीं तो इसका सूत्र लिखने के लिए भी आ जाता है। अगला प्रश्न है कि अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त की बात कर रहा है, तो ये मैथ से संबंधित हो जाएगा, जिसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चीज़ें से जो हम जिसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं करते, उसके बारे में क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, तो ये हमारा अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। या यदि आप चिन प्याजे का चौथा जो अवस्था है वो अमूर्त चिंतन के बारे में ही बताता है। तो अगर चिन प्याजे को पढ़ेंगे तो अमूर्त के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए। शारीरिक विकास, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर का भी विकास बहुत ही अति आवश्यक होता है। स्वामी विवेकानंद के अगर आप बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको आसानी से शारीरिक विकास, वैसे भी आपके चैप्टर में दे रखा है शारीरिक विकास क्या होता है, विकास के बारे में पूछा ही गया है। तो विकास के बारे में आप शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास की बात करते हैं, तो दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषता बताइए। बाल्यावस्था की बात करते हैं, कौन कौन सी अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कैसे रहता है, क्या उसको पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में आपको 2 विशेषताएँ लिख देनी है। आगे देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 31 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। पूछा जा रहा है कि अधिगम की विशेषताएँ। ठीक है, अधिगम क्या होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन ला देता है उसी को हम अधिगम कहते हैं, एक तरीके से समझा जाए तो यह पूछ रहा है कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती है। अधिगम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो इसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो सीखने का जो प्रभावशाली विधियां कौन सी है उसके बारे में उन विधियों के नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की व्याख्या करनी है, इस कथन के बारे में बताना है, ये शब्द किसने कहा था। वैसे तो इसके बारे में स्टेनले हॉल ने बताया था। जो हमारा किशोरावस्था होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था होती है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है, क्योंकि 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो ये शब्द किसने कहे थे, इसको ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों इसमें तूफान है कि विरोध होता है, कैसी अवस्था की होती है, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से 50 शब्दों में कम से कम इसके आंसर लिखने होंगे। अगला प्रश्न है कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डालिए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, उसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जो किशोरों के व्यवहार में संबंधित समस्याएं होती है उसको आप संक्षेप में उसका उल्लेख करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। जो चिंतन होता है उसका शिक्षा में क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। मानसिक विकास जो होता है, हमने कहा था ना शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास पूछा जाएगा, तो आपका मानसिक विकास भी पूछा गया है, इसलिए शारीरिक विकास के साथ आप मानसिक विकास के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तब ये सब प्रश्न आपके आसानी से वहाँ पे हो जाएंगे। तो मानसिक विकास के विभिन्न पदों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि कुछ दिया जाती है, कोई प्रभावशाली बच्चा होता है, कोई कम प्रभावशाली होता है, कोई समान बच्चा होता है, उसका आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको हम बताते हैं, या उसका सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से अभी ऊपर बताया गया था, उसके माध्यम से भी इसके बारे में बताया जा सकता है। तो आपको बुद्धि के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सा बच्चा समान बच्चा होता है, कौन सा मूर्ख बुद्धि वाला होता है, कौन सा मूढ़ बुद्धि वाला होता है, कौन सा प्रतिभाशाली बालक होता है, सबके बारे में उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इनके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। जो व्यक्तित्व मापन की बात करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, एक विधि के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। पहले तो कौन कौन सी विधियां उसको लिखेंगे और उसका आंसर, फिर उसके बाद एक विधि उसमें से कोई उसका अच्छे से उसका वर्णन करेंगे। अब लास्ट प्रश्न है इसमें वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम और वातावरण जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 40 प्रश्न आपने देखे थे बाल विकास की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यदि यहाँ पे अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो यही सब प्रश्न आपके टेट या सीटेट या सुपर टेट में जब भी कोई पेपर देने जाएंगे तो उसका यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बाल विकास से, क्योंकि आपका जो चैप्टर है पेडागोजी का जो भाग आता है कहीं ना कहीं यहीं से पूछा जाता है। जितने वैज्ञानिक मैंने बताए हैं इसमें से कुछ वैज्ञानिकों को आपको पढ़ना है, जैसे कि कोहलर है, नैतिक सिद्धांत जिसने दिया है, और उसके बाद कोहलबर्ग है,
और आप देखेंगे जीन पियाजे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, सर्व मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोस्की के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से स्टेनली हॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट या सीटेट में, कई बार सीटेट में फिलहाल स्टेनली हॉल के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन टेट में बहुत ही बार पूछा गया है और सुपर टेट में भी पूछा गया है। लेकिन वाइगोस्की की बात करते हैं, जीन पियाजे की बात करते हैं, कोहलर की बात करते हैं, कोलबर्ग की बात करते हैं, ब्रून्स की बात करते हैं, ब्लूम्स की बात करते हैं, ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ना ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तभी तो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी होगी और आसानी से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास से इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।